आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। आंसर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मयूर मोगरी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर और कंटेंट राइटर हूँ। मैंने बीए इकोनॉमिक्स किया है। मैं मास्टर्स करा है पॉलिटिकल साइंस में। मैंने यूकेपीसीएस का मेंस भी दिया हुआ है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारी एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ, MM अकेडमी ऐप। इसमें आपको यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट कंपैरेटिव एग्जाम्स रिलेटेड काफ़ी अच्छे मटेरियल एंड वीडियोस देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री इसमें कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं, एंशियंट हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी अभी यहाँ पे चल रही है। तो ऑलमोस्ट आपको सारी सब्जेक्ट्स के, करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। तो आप ये ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें आपको एक सिंगल सोर्स में आपको सारा ही मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसमें हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। थोड़ा बहुत हम इंफॉर्मेशन देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन करना पड़ता है। तो बेसिकली जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो हम शुरुआत करते हैं अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उससे शुरुआत करेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक फेमस सिस्टम था, एपर्थाइड सिस्टम जिसको बोलते थे। तो एपर्थाइड सिस्टम क्या था, ये एक टाइप का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था जो कि केवल साउथ अफ्रीका में देखने को मिला। क्या हुआ था कि जैसे साउथ अफ्रीका है वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, जस्ट लाइक इंडिया। तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि स्किन के कलर के बेसिस में सोसाइटी को सेग्रीगेट कर दिया। जो वहाँ के नेटिव्स थे, जो साउथ अफ्रीका के लोकल सिटीजन्स थे, उनको ब्लैक्स बोलना शुरू कर दिया और ख़ुद को वो वाइट्स बोलने लग गए। और वहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप की अदर रेसेस भी थी, जो कि कुछ ऐसी थी जो इंडिया से माइग्रेट हुई थी, या अदर ऐसी मिक्सड रेसेस थी जिनको उन्होंने कलर्ड बोलना शुरू किया। तो क्या हुआ कि जो वाइट्स थे उन्होंने क्या किया, ब्लैक्स एंड अदर जो मिक्सड रेसेस थी उनको सोसाइटी से सेग्रीगेट कर दिया। कुछ जैसे फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, होटल्स हो गए, बसेस, ट्रेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्या किया, केवल वाइट्स ने अपने लिए रखा और ब्लैक्स को इससे सेग्रीगेट कर दिया, उनको उससे अलूफ कर दिया, उससे हटा दिया। तो वो सारी फैसिलिटीज़ ब्लैक्स के लिए अवेलेबल नहीं थी। इस तरह से सोसाइटी को वहाँ पे सेग्रीगेट किया गया। काफ़ी टाइम तक ये सिस्टम चला, लेकिन जब लोगों ने इस चीज़ के बारे में समझा कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, जब वो इस चीज़ को और बेयर नहीं कर पाए, तो 1950 से उन लोगों ने किन्होंने वहाँ पे जो कलर्ड थे, मिक्सड रेसेस थी, और जो ब्लैक्स थे या कुछ वहाँ पे इंडियंस भी जो थे, इन सब ने मिल के एपर्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई, उसके अगेंस्ट फाइट करी। फाइनली 26 अप्रैल 1994 में जो साउथ अफ्रीका है वो एक नई कंट्री बन के आई। इट वाज अ न्यू डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उस समय वो एक नई डेमोक्रेसी बन गई। तो देख सकते हैं आप कितना लेट उनको फ्रीडम मिलती है।
एंड आपको उसके बहुत फेमस एक लीडर थे, आप सभी जानते हैं उनको, नेल्सन मंडेला, एंड जिनको काफ़ी टाइम तक जेल रही थी, अराउंड मोर देन 20 ईयर्स उन्होंने जेल में रह के एपेटाइट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करी थी। तो फिर क्या हुआ कि अब देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि जब फ्रीडम मिल गई तो वहाँ पे जो वाइट्स थे वो माइनॉरिटी में थे एंड जो ब्लैक्स थे वो मेजॉरिटी में थे। तो कैसे अब वो इस वहाँ पे डेमोक्रेसी को कैसे सक्सेसफुल करेंगे? तो लोगों पे एक दूसरे पे तो ट्रस्ट रहेगा नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी को लगेगा कि माइनॉरिटी को लगेगा कि जो मेजॉरिटी ब्लैक्स हैं अब वो उनको डोमिनेट करेंगे, और मेजॉरिटी जो ब्लैक्स हैं उनको पहले से ही इतना ज़्यादा उन्होंने झेला हुआ था, तो उनके अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और ट्रस्ट इश्यूज थे। तो ये सारे ट्रस्ट इशू को सॉल्व करने के लिए उनके पास एक कॉमन चीज़ थी, क्या थी कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या होगा, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूटीज़ ऑलरेडी सेट कर देंगे एंड जिसके तहत हम काम करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जस्ट आंसर मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें हमने अभी साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लिया कि अगर आप देखिए, अगर किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अगर आप हमारी ही कंट्री का एग्जांपल ले, अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम कैसे डिसाइड करते कि हाँ क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं, क्या हमारे राइट्स है। कोई भी किसी को मार देता, कोई भी किसी का प्रॉपर्टी ले लेता, कुछ भी ले लेता, लोग एक दूसरे से ट्रस्ट ही नहीं करते। तो बेसिकली एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाने के लिए, एक कंट्री को अच्छे से रूल करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, और वही हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिला। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखें तो आप क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, सेट ऑफ रिटन रूल्स, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको कुछ रूल्स देखने को मिलेंगे, ऐसे रूल्स जिसको लिखा गया है। एंड रूल्स जिनको लिखा गया है वो रूल्स को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कौन सब लोग? पीपल, दोज पीपल हु आर लिविंग इन दैट कंट्री, यानी कि उस कंट्री के जो लोग हैं उन लोगों ने अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स को एक स्टेटमेंट पे लिखा गया है। तो वो स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ बोला जाता है किसी भी कंट्री का। एंड ये जो सुप्रीम लॉ होता है, ये क्यों हम इसको सुप्रीम लॉ बोलते हैं? क्योंकि ये जो सुप्रीम लॉ है ये रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है। किस चीज़ का रिलेशनशिप? पीपल लिविंग इन द टेरिटरी, यानी कि एक कंट्री में सिटीजन्स के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा एंड सिटीजन का रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ कैसा होगा, ये सब के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जैसे एग्जांपल अगर हम बोले तो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हुए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस। तो अगर आप उसमें बोलेंगे तो उसमें ये नहीं है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे किसी को भी क्या डेरोगेटरी कमेंट पास कर दे या किसी के बारे में कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख दे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें कुछ राइट्स मिले हैं तो वो राइट्स क्या मिले हैं कि दूसरे की भी राइट्स को हमें रिस्पेक्ट करना है। तो इस वे में ये अगर हम बोले कि क्या है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो कि रिलेशनशिप डिफाइन करता है किसके बीच में? लोगों के बीच में, प्लस लोग एंड गवर्नमेंट के बीच में। अब देखिए कि कैसे हम चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं कि ऐसे वोटिंग होगी, फिर उसके बाद हमारे ऐसे पीएम को चुनाव होगा। तो ये सब के जो रूल्स है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हैं। तो ऐसे लोग और गवर्नमेंट के बीच का भी जो रिलेशनशिप है वो भी कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझनी है कि देखिए हर एक कंट्रीज़ में जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। नॉट नेसेसरीली। कॉन्स्टिट्यूशन अनडेमोक्रेटिक कंट्री में भी हो सकता है, या मे बी जहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है वहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि हर एक कंट्री जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि जहाँ पे भी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता ज़रूरी है क्योंकि वहीं पे पूरे रूल्स डिफाइन होंगे। लेकिन एक ऐसी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए बहुत सारी चीज़ें करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, जैसे कि ये ट्रस्ट जनरेट करता है, कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है, किसके बीच में? लोगों के बीच में, ठीक है। लोग इसके तहत अपना काम करते हैं, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो कहता है डिग्री ऑफ ट्रस्ट। सेकंड की बात करें तो ये डिफाइन करता है कि कौन जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है वो कैसे बनेगी, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, इसकी पूरी जो
जो एक प्रक्रिया है वो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई होगी कि गवर्नमेंट का कैसे चुनाव होगा, गवर्नमेंट को कैसे इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली फॉर्म किया जाएगा, और फाइनली क्या गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या गवर्नमेंट कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ये सेकंड चीज़ है। अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें क्या है, कुछ और भी ऐसे लॉज हैं, ऐसे लॉज जो कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है तो वो कुछ भी कर सकती है, नहीं। हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा था और सिटीजन्स राइट्स पढ़े थे कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो हम क्या बोलेंगे कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक है जब वो सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करती है। तो ये कुछ ना लिमिटेशंस गवर्नमेंट के ऊपर भी होती हैं। तो ये जो लिमिटेशंस गवर्नमेंट के ऊपर है, उनके पावर के ऊपर कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है, वो भी किसके थ्रू हमें मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलता है। फोर्थ फीचर की अगर हम बात करें तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एस्पिरेशंस यानी कि जो लोगों की उम्मीद है, कि लोगों की चाह है कि लोग अपने देश को किस तरह से देखना चाहते हैं, अपने देश में क्या वो चीज़ें चाहते हैं, वो सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन जो हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या थी कि हमारी कंट्री क्या हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, ठीक है, लिबर्टी हो यहाँ पे। तो ये कुछ हमारे एस्पिरेशंस थी, उस एस्पिरेशंस के बेसिस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। अगर अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी झलक देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका अडॉप्शन कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। यानी कि इस दिन सब लोगों ने मिलके इस पे सिग्नेचर किया था, इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट यानी कि इसका शुरुआत कब होती है, इसकी होती है 26 जनवरी 1950। तो चलिए अब हम देखते हैं पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो हमारा प्री इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से बहुत पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमारी 1946 में बनी थी, लेकिन उससे पहले ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने उसमें मोतीलाल नेहरू का रोल पढ़ा होगा। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था, ड्राफ्ट किया था। उसके बाद 1931 में कराची सेशन जब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे भी कांग्रेस ने अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिया का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कैसा होगा, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था। तो बेसिकली इन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में, इन दोनों ही ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक कॉमन चीज़ें थी, ठीक है। यानी कि वो एस्पिरेशंस थी उस समय के लीडर्स के लिए, जो वो कि चाहते थे कि जब हमारे कंट्री इंडिपेंडेंट होगी तब वो चीज़ें अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना चाहेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना चाहेंगे। तो वो बेसिक चीज़ें कॉमन इन दोनों में क्या थी, वो थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर एक एडल्ट के पास वोटिंग राइट्स होंगे, राइट टू फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगा, एंड जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये कुछ कॉमन फीचर्स थे जो हमें 1928 मोतीलाल नेहरू के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में और 1931 INC का जो कराची सेशन था, उन दोनों में हमें ये कुछ फीचर्स देखने को मिले। तो क्या हुआ कि सम बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ही कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी। क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, प्री इंडिपेंडेंस की बात है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हमारे काफ़ी लीडर्स थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे काफ़ी लीडर्स थे। तो जो उस समय के लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के थ्रू जब उन्होंने काम किया तो उनके साथ उन्होंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी लिया, और वही एक्सपीरियंस को उन्होंने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारी कंट्री में स्टैब्लिश करने का ट्राई किया। एंड कुछ फीचर्स अगर हम देखें, अब हम देखते हैं कि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ना बहुत अलग अलग जगहों से इंस्पिरेशन लिया गया है। देखिए पहले तो ऑलरेडी हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उनको जब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में ही काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे कि जैसे उस समय उनके फ्रीडम ऑफ राइट्स को ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सप्रेस किया हुआ था, काफ़ी दबाया हुआ था। तो उनको पता था कि उनको क्या है, सबसे पहले लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो उस समय के उन्होंने स्ट्रगल के टाइम में उस चीज़ को एहसास किया था, तो वो प्रोवाइड करने ही वाले थे। कुछ जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसमें कुछ फीचर्स थे जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया।
देन अदर कुछ हमारे ऐसे कुछ लीडर्स थे जो अलग अलग चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जैसे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बात करी गई थी, तो वो जो आइडियाज़ थे उनको भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से ली। देन बिल ऑफ राइट्स, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने किससे लिया था, यूएस के जो बिल ऑफ राइट्स है उससे इन्फ्लुएंस होकर लिया था। फिर रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था उससे हम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिससे हमने क्या शुरुआत करी थी, सोशलिज्म या सोशलिस्ट सोसाइटी की हमने शुरुआत करी। तो ये कुछ आइडियाज़ थे जो हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वैसे ही बिल्कुल चेप दिया या बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिख दिया, ऐसा नहीं था। हमने, हमारे जो लीडर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से इंस्पायर हुए, प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें डाली जो कि हमारी कंट्री को सूट कर सकती थी इन देयर ओन टर्म्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो जो बनी थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिन लोगों ने मिलके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करके एक कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म करी थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पहले इलेक्शन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था, यानी कि 1946 जुलाई में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की शुरुआत हुई थी। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। Constituent Assembly, the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 मेंबर्स, यानी कि इसके टोटल मेंबर्स कितने थे, 299 मेंबर्स थे। देखिए आपको 1946 पता चल गया कि इंडिपेंडेंस से पहले कमेटी बन गई थी। तो जब इंडिपेंडेंस के बाद में जब कंट्रीज़ दो सेपरेट हुई तो ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिवाइड हो गई। तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसकी हुई, पाकिस्तान की हुई, और एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया की हुई। तो काफ़ी सारे जो मेंबर्स थे वो भी ऊपर नीचे हो गए, यानी कि काफ़ी मेंबर्स जो थे पहले मुस्लिम लीग के जैसे थे, तो फिर वो जैसे पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया, या वहाँ के जो कुछ मेंबर्स थे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया, तो काफ़ी चेंजेस आ गए थे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अभी हमने डिस्कस किया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया एंड कमेंसमेंट उसकी शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950। Why should we accept the constitution made by the assembly more than 6 decades ago? 60 साल पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको आज भी हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों हम उसको चेंज नहीं करते हैं या हम उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो बोला जाता है कि उसने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्म किया था। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इंडिया की एज अ होल नेशन के क्या थे, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी कि उन्होंने एज अ होल इंडियंस को, सारे इंडिया के जो सिटीजन थे उनको रिप्रेजेंट करके, उनके ही व्यू पॉइंट को आगे रख के उस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करी थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है इंडियन सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को। तो वो आज भी कंटिन्यू है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं था, यानी कि उस समय डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्ट चुनाव से नहीं आए थे, उनको जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते थे उनके द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनाव उनका हुआ था। और जैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे। तो इससे क्या हुआ, ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक जोग्राफिकल स्फीयर से एक एक मेंबर की चुनाव हुआ, और उन लोगों ने अपनी अपनी सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट किया, अपनी अपनी डिमांड्स आगे रखी, और उन डिमांड्स पे काफ़ी कंसेंसस डिस्कशंस हुए, और फाइनली उन डिमांड्स को किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट किया गया। तो इस वजह से आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जिंदा है, वो आज भी एक्सेप्टेबल है। तो जो हमारा बोला जाता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स थे वो आईएनसी के थे। बट देखिए इससे इसका ये कोई मतलब नहीं है कि सबके व्यू पॉइंट्स एक थे। देखिए सबके जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, सबके अपने अपने ओपिनियंस थे, सब ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, उस पर सारा डिस्कशन हुआ।
अगर हम सोसाइटी टर्म्स में भी देखें तो असेंबली में अभी हमने देखा कि हर एक जोग्राफिकल स्फीयर से मेंबर्स थे, तो उन लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज को आगे रखा, या डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, तो सब ने अपने अपने जो इनसिक्योरिटीज़ थी, अपने अपने जो ट्रस्ट इश्यूज़ थे, उसके जो उनकी सोसाइटी के लिए बेटर था, उन सब चीज़ों को आगे रखा, उस पर डिस्कशन हुआ। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, अगर वो बोला जाता है कि अगर वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे भी डिपेंड होती, तब भी वो इतनी ज़्यादा, क्या बोलते हैं, इतनी ज़्यादा वाइड नहीं होती जितनी कि उस समय की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा लोग नहीं आए, बट फिर भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पूरी सोसाइटी को, पूरे इंडिया को एज अ होल रिप्रेजेंट किया। फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, अगर हम देखें कि आज भी क्यों हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, ऐसा नहीं था कि जो लीडर्स थे, कुछ कुछ फेमस लीडर्स थे, उन्होंने जो बात बोली सब लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, सबके ओपिनियंस को बराबर सब ने अपने अपने ओपिनियंस रखे, उस पर डिस्कशन हुआ। फाइनली सब ने डिस्कशन करने के बाद सहमति के साथ चीज़ें डिसाइड करी, तो वो कंसेंशुअल मैनर में डिसाइड किया गया, इसीलिए उसकी सैंक्टिटी आज भी उतनी ही बरकरार है। ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस पिक्चर में देखिए सारे मेंबर्स हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इधर बैठे हुए हैं। तो बेसिकली इन्होंने ही, इनका मेन रोल था उसको फॉर्म करने का, ये उसके चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के देखिए डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स हुए, डिस्कशन हुए, एंड अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 114 दिन लगे। अगर हम उनको स्प्रेड करें कितने साल में, तो 3 साल लगे। 3 साल में 114 दिन जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने इस पर डिस्कशन किया, डिटेल डिस्कशन किया, क्लॉज बाय क्लॉज हर एक आर्टिकल्स को पढ़ा गया, और फाइनली फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया। अब देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, कुछ गाइडिंग वैल्यूज़ है। तो शुरुआत अगर हम बोलते हैं तो वो गाइडिंग वैल्यूज़ क्या है, देखिए प्रियम्बल बेसिकली क्या होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अपने वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पे निर्धारित है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोशलिज्म की बात करिए, लिबर्टी की बात करिए, फ्रेटर्निटी की बात करिए, सेक्युलरिज्म की बात करिए, तो ये सारे क्या है, हमारे गाइडिंग वैल्यूज़ हैं। तो क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत होती है प्रियम्बल से। अब आप बोलेंगे कि प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल कुछ नहीं, प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक फिलॉसफी है, यानी कि एज अ होल अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़े, केवल प्रियम्बल पढ़े, तो आप पूरा बात समझ जाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, क्या लिखी गई है। तो उसका अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्टकट अगर हम कर दें, तो उसको कुछ कुछ लाइंस के स्टेटमेंट्स में लिखा गया है, जिसको हम बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिलॉसफी यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यूज़ दर्शाई गई हैं, क्या वैल्यूज़ के बारे में बात करी गई है, क्या इंस्पिरेशंस हमारे हैं, हम क्या अपनी सोसाइटी से चाहते हैं, कैसे इंडियन सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, वो सारे जो फिलॉसफीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हमारे प्रियम्बल में लिखी गई हैं। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट से शुरुआत होती है उसकी, और वो शॉर्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल का सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ पे हुई थी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो प्रियम्बल है वो हमने इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल लिया है, बनाया है, वो प्रियम्बल किससे इंस्पायर्ड है, वो है अमेरिकन मॉडल से। यानी कि अमेरिकन ने जब पहली बार शुरुआत करी थी प्रियम्बल की, तो हमने वो चीज़ वहीं से इंस्पायर्ड होके करी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, अमेरिकन ने शुरुआत करी थी प्रियम्बल की। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो किससे इंस्पायर्ड है, अमेरिकन मॉडल से। देखिए यहाँ पे हमारा ये आपको ये याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ की टर्म्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में। तो हमारा प्रियम्बल क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये वर्ड्स की टर्म्स का मतलब क्या है। एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, यानी कि अपने सिटीजन्स को क्या उनको प्रोवाइड करना है, क्या सिक्योर करना है, जस्टिस। जस्टिस किस सेंस में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किस सेंस में देनी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी देनी है, इक्वालिटी किस चीज़ की देनी है, दो चीज़ों की देनी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है। एंड ऑल्सो प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि हर लोगों के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करना है। देन फ्रेटर्निटी देनी है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग दैट
डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रेटर्निटी से क्या होगा, सबसे पहला होगा कि जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी को एश्योर किया जाएगा। दूसरा, इस तरह से फ्रेटर्निटी के थ्रू हमारा जो नेशन है उसकी जो यूनिटी है, उसकी जो एकता है वो बरकरार रहेगी। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। यानी कि adoption and enactment कब होता है, 26 नवंबर 1949। अब हम देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो प्रियम्बल में लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई बाहर के कोई पावर ने या बाहर की किसी कंट्री ने या किसी किंग ने हमें नहीं दिया है। इनफैक्ट हमारी जो जनता है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने खुद ही अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ऐसा नहीं है कि वो लोग खुद आके बैठे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। सॉवरेन का अगर आप मतलब देखेंगे तो सॉवरेन क्या है, पीपल जो है इंडिया के जो पीपल है उनका सुप्रीम राइट है टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। यानी कि हमारे जो भी राइट्स हैं, हमारे जो भी हमें हमारी कंट्री के जो भी डिसीजंस लेने हैं वो हम इंटरनल वे में लेंगे, हमारे थ्रू जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इंडिया के बिहाफ में अपने डिसीजंस लेंगे, ना कि कोई अदर कंट्री या अदर फैक्टर हमारे बिहाफ में डिसीजंस नहीं ले सकता है। सोशलिस्ट की बात करें तो सोशलिस्ट बेसिकली क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो होगी वो अपने मेन रिसोर्सेज को होल्ड करेगी। ठीक है, जो मेन रिसोर्सेज होंगे उसकी ओनरशिप किसके हाथ में रहेगी, उसकी किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहेगी, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहेगी, वो रहेगी गवर्नमेंट के हाथ में। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो इक्वली हर एक सोसाइटी में क्या करेगी, रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सेक्युलर, हमारे कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो सारे ही रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है, इक्वली रिस्पेक्ट करती है। हम 11th की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब हम इस सारे की टर्म्स को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि कैसे इंडियन जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है, कैसे इंडियन सेक्युलरिज्म को पॉजिटिव बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में करेंगे। डेमोक्रेटिक, हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं और वोटिंग राइट्स होते हैं, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक, जो हेड है स्टेट का वो क्या होता है, इलेक्टेड पर्सन होता है, कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होती है। जैसे कि हमारा जो हेड है वो मोनार्क नहीं होगा, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो लेकिन फिर रिपब्लिक में भी आपको इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनके हेड का, लेकिन इंडिया में देखें तो हमारा इनडायरेक्ट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पे जो रिपब्लिक होता है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो वो कैसे इलेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट वे में होता है। देन है जस्टिस। जस्टिस अगर हम देंगे तो हमने बात करी थी जस्टिस किस सेंस में बोला गया, जस्टिस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, यानी कि इन तीनों स्फीयर में हमारे को यानी कि सारे सिटीजन्स को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारे अगर पहले के ज़माने में देखें जो सोशल इनइक्वालिटीज़ होती थी, कास्ट सिस्टम होता था, ये और अब नहीं चलेगा। लोगों को स्टेटस वाइज एंड पॉलिटिकल राइट्स इक्वली दिए जाएंगे हर एक को। पहले जैसे स्टेटस वाइज लिमिटेड वे में एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया गया था, लिमिटेड वोटिंग पावर्स थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जस्टिस की जो जस्टिस है वो प्रोवाइड किया, और इसकी मेन ड्यूटी किसके पास होगी, जस्टिस प्रोवाइड करने की, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट हर एक वो काम करेगा जिससे वो मेंटेन करेगा हमारी सोसाइटी में जस्टिस, जस्टिस इन पॉलिटिकल सेंस, जस्टिस इन इकोनॉमिक सेंस, जस्टिस इन सोसाइटल सेंस, हर 3 वे में जस्टिस मिलना चाहिए। ये कुछ हमने जो की टर्म्स पढ़ी थी, इसको और हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में अच्छे से करेंगे, तब आपको इसकी और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी ये है कि लोगों को अपने जो थॉट प्रोसेस है उसकी फ्रीडम है, वो जो चाहे कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो चाहे करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी चाहे कर सकते हो, नहीं, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि कुछ रीजनेबल यानी कि कुछ रीज़न है जो कि जस्टिसिएबल है। ठीक है, ऐसे रीजंस जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जस्टिसिएबल रीजंस हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी क्या है वो भंग हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी सोसाइटी में। तो कुछ हमारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, और बेसिकली लिबर्टी में बोला गया कोई भी जो गवर्नमेंट है
वो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमारे लिबर्टी में नहीं लगा सकती है, ऐसे रीजंस जो कि बिल्कुल भी जस्टिसेबल नहीं है। देन इक्वलिटी, यानी कि हर एक इंसान लॉ के सामने इक्वल है, हर एक को इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। देखो हर एक सिटीजन्स जो है उसको एक समान अपने दूसरे को ट्रीट करना चाहिए, एक समान समझना चाहिए, चाहे भी वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, सबको एकजुट रह के होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी एकता और यूनिटी बनी रहेगी। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, यानी कि अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा अगर हम देखें तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ इसमें ये चीज़ें लिखी हैं बस हो गया, नहीं, इससे हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी वैल्यूज़ और फिलॉसफीज़ हैं, उससे इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट उनको मिलती है। यानी कि हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, जो हम अपनी सोसाइटी से चाहते हैं, हमने इंडिया में जो चीज़ें चाहते हैं, उसको, उन वैल्यूज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे अरेंज करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही वो अरेंजमेंट पॉसिबल है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दीज स्टेटमेंट्स, दीज अरेंजमेंट्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो इन्हीं इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट्स के बारे में है। ऑल्दो अगर हम देखें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी लॉन्ग, बल्कि और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा रिजिड नहीं है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उस समय के जो लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था वो ये जानते थे कि जो सोसाइटी है वो काफ़ी डायनेमिक है, आगे जाके काफ़ी चेंजेस आएंगे, इसलिए उन्होंने थोड़ी बहुत फ्रीडम रखी कि ठीक है अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे हमारा आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम बना सकते हैं, उसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जिसकी अलग से अपनी एक प्रक्रिया है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली उस समय के जो लीडर्स थे वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्दो काफ़ी डिटेल और बल्कि बनाया, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल भी रखा, थोड़ा बहुत रिजिड रखा। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्रेड है और स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है और अनऑल्टरेबल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टैटिक है, जो लिख दिया बस लिख दिया, वो कुछ भी नहीं बदल सकता, या अनऑल्टरेबल है यानी कि कुछ उसमें चेंज नहीं हो सकता, हम उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये भी हमने पढ़ा। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो बटन को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे वीडियो को शेयर करिए, एंड MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।